नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय सभागार में राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतीकात्मक रूप से स्मार्टफोन वितरित किए। ये कदम राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को आधुनिक सूचना तंत्र से जोड़ने के लिए उठाया गया है। नई तकनीक के साथ ये स्मार्टफोन जिसका वितरण अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों द्वारा आपके बीच होगा। झारखंड सरकार ने इस योजना के तहत राज्य की सभी 37,636 आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। स्मार्टफोन मिलने के बाद आंगनबाड़ी सेविकाएं और महिला पर्यवेक्षिकाएं अपने सेंटर से संबंधित सभी रिपोर्ट प्रतिदिन जिला और विभाग के साथ साझा कर सकेंगी। साथ ही ये कदम उनके काम की सुलभता को भी बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम में रांची और खूंटी जिले की लगभग 150 आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को स्मार्टफोन दिया गया। स्मार्टफोन मिलने से वे काफी उत्साहित नजर आई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये मोबाइल आपको सहयोगी रूप से दिया जा रहा है जो आपका हाथ बटाएगा। मोबाइल आज के समय में एक चिराग के रूप में काम कर रहा है। इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको पढ़ाई, लेखन और दुनिया के साथ जुड़े रहने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और पर्यवेक्षिकाओं से अपील की कि वे मोबाइल का इस्तेमाल सकारात्मक कार्यों के लिए करें और नकारात्मक एप्लीकेशन से बचें, क्योंकि गलत ऐप डाउनलोड करने से कई खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। मोबाइल नहीं बल्कि आपके घर में आपके साथ दिन रात रहने वाला एक सहयोगी दे दिया है जो आपके हर काम में हाथ बटाएगा। ये मोबाइल सिर्फ नाम मात्र अब रह गया है। अब धीरे धीरे इसका नाम भी बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया जा रहा है और धीरे धीरे ये चीज़ें बदलेंगी। और हमको लगता नहीं है कि आने वाला समय में जिस तरीके से हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, मोबाइल का भी उस तरीके से नाम रखना पड़ेगा। पहले भी मोबाइल से होता था, लेकिन अब आ गया है तो अब कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा कि मोबाइल आज रिचार्ज नहीं है, चाहे कुछ भी, आज मोबाइल में बैटरी नहीं है, ये वो नहीं होगा। और पहले भी कंटिन्यू होता था, अभी भी कंटिन्यू होगा। एक सरकार की तरफ से हेल्प हुआ है कि मोबाइल मिला है, नहीं तो पहले अपने ही मोबाइल से किया जाता था। क्योंकि हम लोग को मोबाइल दिए और मोबाइल से हम लोग मतलब गर्भवती लोग को जैसे प्रेग्नेंट औरत रहती है उनको हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं। और धात्री माँ जो 0 से 6 माह का जो माँ रहती है उन लोग को भी रजिस्ट्रेशन करते हैं THR। उसके बाद इसी के माध्यम से हम लोग THR उनको देते हैं जो रेडी टू ईट जो है मोबाइल के माध्यम से ही उनको दिया जा रहा है। और किशोरी बालिका जो होती है उन लोग को भी हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में उन लोग को डाउनलोड किए हैं। और जो आपका किशोरी योजना जो मिलता है उनको वो सब दिलाते हैं। सावित्रीबाई फूले का जो है वो करते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। अटेंडेंस जिसमें HCM है, स्नैक्स है, उनको अब फोटो कैप्चर किया जा रहा है। अभी मतलब मार्च से ही हम लोग को स्टार्टिंग है, तो हम लोग का मोबाइल काम नहीं कर रहा था, तो हम लोग को झारखंड सरकार मोबाइल दिए, तो अब इससे हम लोग का कैप्चर हो जाएगा क्योंकि 64 GB का है ये। तो जिस तरह हम लोग को मोबाइल दिए उस तरह हम लोग को रिचार्ज भी दें, यही हम लोग का मांग है। हजारीबाग के झंडा चौक में मंगला जुलूस के दौरान हुई पथराव और तोड़फोड़ की घटना पर अब सरकार ने संज्ञान लिया है। इस मामले पर विधानसभा में प्रश्न उठाए गए, जिसके बाद सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सदन में विस्तृत जानकारी दी।
मंगलवार की रात मंगला जुलूस के दौरान हुई घटना को लेकर सदन में सवाल उठाए गए थे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से घटना की पूरी जानकारी और प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में पूछा था। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सुदिव्य पाली में अपने बयान में बताया कि इस घटना की पूरी जांच की जा रही है और प्रशासनिक स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान जो भी उपद्रव या अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। मंत्री ने कहा कि इस घटना में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच जारी है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। विषय है, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे जब हिंदुओं की पर्व त्योहार होता है, चाहे होली हो या दीपावली हो, सरस्वती पूजा विसर्जन हो या रामनवमी हो, दंगा फसाद होता है। आखिर हिंदुओं के पर्व में क्यों होता है? अभी आज सवेरे आपने भी अखबार को देखा होगा कि हजारीबाग की घटना बहुत ही दुखद घटना है कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को, जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है, उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है। और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से आपके माध्यम से कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है, आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए, ड्रोन कैमरा का उपयोग करिए, लाइट की पूरी व्यवस्था करिए और साथ ही जगह जगह पर आप सीसीटीवी कैमरा भी आप लगाइए। और उसके साथ साथ जिस रोड से सेंसिटिव या जुलूस से जाती है, सेंसिटिव नहीं भी है तब भी जुलूस से जाती है, तो भाड़े से कैमरा को हायर करके कैमरा मैन को और घर की छतों पर जगह जगह लगा करके और ये सब करवाइए, ताकि ये पता चल सके आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है, कौन कहां से बोतल चल फेंक रहा है, माननीय संसदीय कार्य समाज को अशांत करने की कौन कोशिश कर रहा है, इसका तो हमें उनको चिन्हित करना चाहिए और दंडित करना चाहिए और नहीं तो कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि बस तुष्टीकरण के बाद आधा हिंदू आधा मुसलमान के ऊपर आप केस मुकदमा करते हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से ये कहूंगा कि आप इस पर पूरी मुस्तैदी के साथ संज्ञान लीजिए। और रात में जो पता चला लाइट को भी शायद ऑफ कर दिया गया था, इस प्रकार से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे हिंदुओं के पर्व पर होता है, कोई मुसलमानों के मुहर्रम को किसी ने कोई नहीं तोड़ा है। आपने देखा होंगे ईद की नमाज में भी किसी ने कोई हमला नहीं करता है। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही यह हमला क्यों होता है? सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। हम यही आपके माध्यम से सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री। जैसा कि मैंने कहा था, नेता माननीय प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने इस विषय को रखा था और आसन से जो निर्देश प्राप्त हुआ था कि जो घटना हुई है उसके संदर्भ में विस्तृत जो बातें हैं वो मैं सदन में रखूं। उसके आलोक में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिनांक 25/3/2025 को रामनवमी त्योहार के द्वितीय मंगला जुलूस के समय करीब 10 बजे सदर थाना अंतर्गत अशोक चौक के पास चतरा बस स्टैंड का जुलूस, जिसकी गाड़ी पर GTC लिखा हुआ था, जो पंच मंदिर चौक से झंडा चौक के बीच गुजर रहा था, जब पुलिस अशोक चौक के पास पहुंची तो वहां पर आपत्तिजनक गाना बजाए जाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच झड़प हो गई। झड़प के दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जाता रहा, परंतु दोनों पक्ष के लोग आक्रामक होकर पथराव तेज करते हुए पुलिस बल पर भी पथराव करने लगे। कई चेतावनियों के बाद भी उपद्रवी नहीं रुके तो पुलिस बल के तरफ से जानमाल एवं सरकारी तथा प्राइवेट संपत्ति की सुरक्षा हेतु आत्मरक्षार्थ तथा भीड़ को नियंत्रित करने हेतु
2 चक्र हवाई फायरिंग कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। घटना के तुरंत बाद भीड़ को नियंत्रित करते हुए सभी संवेदनशील स्थानों पर पूर्व से प्रतिनियुक्ति बल के अलावे अतिरिक्त बल एवं पुलिस पदाधिकारी तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी संवेदनशील क्षेत्र एवं मार्गों पर सघन गश्ती की जा रही है। इस संदर्भ में अशोक चौक पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के बयान पर सदर थाना कांड संख्या 89/25 दिनांक 25/3/2025 के द्वारा दोनों समुदायों के तरफ से 5-5 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तथा दोनों समुदायों के विरुद्ध 200 व्यक्तियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में। सरायकेला जिला की कांडा स्थित अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड और अमलगम स्टील प्राइवेट लिमिटेड के प्रवेश मार्ग को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। एक रैयत मनसा राम महतो ने बुधवार को अपनी रैयती जमीन पर खुदाई कर दी, जिससे कंपनी के वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया। रैयत मनसा राम महतो ने बताया कि खाता संख्या 3 प्लॉट संख्या 996 और 998 उनकी रैयत भूमि है, जिसे उन्होंने 2 साल के लिए कंपनी को सशर्त लीज पर दिया था। लीज की अवधि समाप्त होने पर जब उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया तो कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद कई बार विभागों से पत्राचार किया गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बीते 21 मार्च को रैयत महतो ने उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को सूचित करते हुए अपनी पुश्तैनी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इधर कंपनी के मार्ग के अवरुद्ध होने की सूचना पर कांडा थाना प्रभारी विनोद कुमार मुर्मू मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। हालांकि देर रात कंपनी प्रबंधन ने गड्ढे को फिर से भर दिया, जिससे रैयत और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने का निर्णय लिया गया। जा रहा है इधर खिचड़ी बनेगा। आइए आकाश आ रहा है, मेरा गाड़ी लेके गया है। घर चार्जर लेके गया। मेरा नाम मनसाराम महतो है, ये मेरा रैयती ज़मीन है और इसमें हम अभी मकान बनाना चाहता हूँ। जो कंपनी को रोड के गाड़ी का आवागमन के लिए दिए थे, जो 2023 में लीज का ख़त्म हो गया, लीज में दिए थे। अब इस ज़मीन पर हम मकान बनाना चाहता हूँ। जो कंपनी का अधिकारी आकर हमको डिस्टर्ब कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। लीज खत्म हो गया, फिर भी 2 साल से लीज नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला मेरे को। 2 साल का पैसा कौन देगा? एक दिन का 5000 का हिसाब से दे पैसा, 2 साल का हिसाब करके दे कंपनी। कंपनी में बात करने की कोशिश किए थे, कंपनी नहीं बात करना है मेरे को, कोई बात नहीं करना। इधर 26 मार्च को सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद राजधानी रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में मुख्यमंत्री एकादश और स्पीकर एकादश के बीच एक रोमांचक क्रिकेट मैच आयोजित होगा। इस मैच का आयोजन विधानसभा के सदस्य और राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारियों के बीच दोस्ताना मुकाबला के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकादश की कप्तानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, जबकि वाइस कैप्टन के रूप में प्रदीप यादव टीम का नेतृत्व करेंगे। इस टीम में प्रमुख खिलाड़ी जैसे कुमार जयमंगल सिंह, इरफान अंसारी, विकास मुंडा, अमित महतो, आलोक सोरेन, अरूप चटर्जी, राजेश कश्यप, संजीव सरदार, भूषण बाड़ा, दशरथ गागराई, समीर मोहंती और जगत माझी शामिल हैं। टीम के मैनेजर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर होंगे। स्पीकर एकादश की कप्तानी विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो करेंगे। इस टीम में नवीन जायसवाल, आलोक चौरसिया, राज सिन्हा, अमित यादव, कुमार उज्जवल, शत्रुघ्न महतो, प्रकाश राम, प्रदीप प्रसाद, जयराम महतो, निर्मल महतो, कुशवाहा शशिभूषण मेहता, रोशन लाल चौधरी, सत्येंद्र तिवारी, जनार्दन पासवान और सरयू राय जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दोनों पक्षों को खिलवाने का काम करेंगे, जिससे मैच का आयोजन सफलतापूर्वक हो सके और दोनों टीमों के बीच दोस्ताना और खेल भावना से भरा मुकाबला हो। रांची के कांके थाना क्षेत्र के कांके चौक में मंगलवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां बाइक पर सवार अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और हंगामा किया।
हालांकि गोली लगने के बाद अनिल टाइगर को तुरंत रिम्स अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने कांके चौक पर सड़कों को जाम कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे, घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मंगलवार देर रात खूंटी जिले में सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री का ये निरीक्षण राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के उद्देश्य से था। अब आ रहे चलिए डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या हाल है? सदर अस्पताल में पहुंचने के बाद मंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों से बातचीत की और इमरजेंसी सेवाओं सहित जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता और स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का भी निरीक्षण किया और मरीजों से इलाज की गुणवत्ता को लेकर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों और नर्सों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था में कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों का निरीक्षण किसी भी समय किया जा सकता है ताकि वहां की व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सके और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इस औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि अस्पताल में सभी सुविधाएं सही से काम कर रही हैं और मरीजों को कोई परेशानी ना हो। कैसे एक्सीडेंट हो गया? ये तो अच्छा हो गया, ऑपरेशन हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। तब आपका भी एक्सीडेंट कैसे हो गया? साथ में थे, यहाँ ठीक ठाक इलाज हुआ है? अच्छा है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये पानी क्यों इतना खराब है? कौन पानी चल रहा है यहाँ? पानी चल रहा है ठीक ठाक? मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं? वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ? एकदम काम करते हैं सर। रिमोट एरिया में जा रहे हैं वो लोग? टाइमली जा रहे हैं? टाइमली सर। मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना? हाँ सर, मॉनिटरिंग करते हैं। चलिए, हम देखिए, मैं देर रात्रि यहाँ आया हूँ और मैं ये देखना चाह रहा था कि हमारा सिस्टम कैसा है, हमारा सदर हॉस्पिटल कैसा है। हमारे मरीज आ रहे हैं सदर हॉस्पिटल में तो इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे पेशेंट को दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आज आई रात में मैंने देखा, क्या दिन क्या रात, आप जानते हैं इरफान अंसारी मेरा नाम है। तो जिस उम्मीद के साथ राहुल जी ने और हेमंत सोरेन जी ने मुझे मंत्री बनाया है, तो मैं अपना आई एम गिविंग माई बेस्ट एफर्ट। तो मुझे आई एम सेटिस्फाइड विद, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं तमाम हर जगह में गया, पेशेंट से भी मिला और सारी दवाइयाँ देखी। यहाँ एंटी वेनम भी है, एंटी स्नैक्स दवाइयाँ भी हैं, इंजेक्शन, सारा इमरजेंसी मेडिसिन भी है। तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, रात में जाऊँगा, गांव-गांव में जाता हूँ मैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि इरफान अंसारी आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, हेल्थ आपके साथ है, हेल्थ मिनिस्टर आपके साथ है। तो प्रयास था और एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में गड़बड़ी होगा वो नापे जाएंगे। मैंने देखा यहाँ डॉक्टर भी हैं, सीएस हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। मुझे आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। ये मेरा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल को और अच्छा करें, ये मेरा प्रयास होगा। ठीक है। और झारखंड सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और पशुपालकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इनमें से एक है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इस योजनाओं का उद्देश्य किसानों को दूध, मांस, अंडे आदि के उत्पादन से आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन इन योजनाओं का वास्तविक लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड से जामदा पंचायत की निवासी मालती महाले का उदाहरण इस स्थिति को दर्शाता है। मालती को 2 साल पहले पशुपालन विभाग से 75% अनुदान पर 4 मादा और 1 नर सूकर दिए गए थे, लेकिन अब तक उनका पशु शेड नहीं बन पाया, जिसके कारण वह अपने 8 सूकरों को एक छोटे से झोपड़ी में रखने के लिए मजबूर है। मालती ने बताया कि इस छोटे से झोपड़े में इतने सारे सूकरों को रखना मुश्किल हो रहा है और बारिश के दिनों में और अधिक परेशानी हो सकती है। मालती को रोजगार सेवक द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि पशु शेड जल्द बन जाएगा, लेकिन अब तक शेड का निर्माण नहीं हो पाया। रोजगार सेवक का कहना है कि फंड की कमी और
बकाया राशि के कारण शेड का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020-25 तक कुल 194 योजनाएं स्वीकृत की गई थी, जिनमें से केवल 67 लाभार्थियों को ही इस योजना का फायदा मिल सका। वहीं 127 योजनाएं अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। स्थिति से साफ होता है कि सरकार की योजनाएं भले ही लागू की जा रही हों, लेकिन उनका वास्तविक असर बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रहा है। योजनाओं के असफल क्रियान्वयन के कारण कई पात्र लाभार्थी अपने हक से तो नहीं बनाया तो रोजगार सेवक तो मेरा नाम है मालती माली और पंचायत भी जमदा है, गांव भी जमदा है। रोजगार सेवक बोलते हैं कि बना दीजिए, अभी तो उतना दिन हो गया, तो बोले कि ठीक है बना देंगे। अभी तो मतलब हम इलेक्शन आने वाला है, तो इसके बाद बोले कि उससे पहले अब बोले कि आचार संहिता लागू है, ऐसे फिर बनेगा बनेगा बोल बोल के तो अभी तक टलते जा रहे हैं और अभी तक बना नहीं। कितना सुकर है आपके पास? सुकर मादा 4 है और नर 1 है और टोटल मतलब अभी तो बच्चा उच्चा मिला के 8 सुकर है। तो कब से आप दौड़ रहे हैं आवास के लिए? दौड़ रहे हैं जब से मिला है, मतलब पिछले साल से ही। तब सुअर रहे लाएंगे तो रखेंगे कहाँ? फिलहाल तो बोल कि हम बोल रहे थे कि जब घर मिलेगा तब ले लेंगे, तो मेरा कि रखने का जगह नहीं है, तो बोले कि लेट होगा तो ठीक है हम लेते जाएंगे, इसके बाद तो जल्दी ही बनेगा ना। तो बोले कहाँ जल्दी बनेगा, तो मतलब उसे पिछले साल 2024 में बोल रहे थे कि नहीं अप्रैल महीना में बन जाएगा, अप्रैल महीने तक हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो बरसात है। तो हम भी सोचे कि चलिए अभी मतलब ऐसे धूप के टाइम में तो कहीं भी रख सकते हैं और बरसात के दिन थोड़ा तकलीफ है, तो बोले कि यार इस साल भी कहाँ हुआ ही नहीं। रांची शहर में रामनवमी उत्सव के दूसरे मंगलवार के अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति ने अपनी सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन किया। समिति ने संस्थापक सदस्य, अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में अपने पूजा स्थल और स्वागत शिविर पर विधि पूर्वक महावीर पताका लहराया। वही दूसरे मंगलवार के दिन रांची शहर के विभिन्न इलाकों में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा रांची के महावीर चौक स्थित अति प्राचीन महावीर मंदिर तक गई, जहां पर शस्त्र संचालन, धार्मिक प्रदर्शन और आकर्षक करतबों का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में महिलाओं और बच्चों की भी भागीदारी अधिक थी, जो इस धार्मिक उत्सव को और भी खास बना रहे थे। महिलाओं और बच्चों ने भी इस शोभा यात्रा में उत्साह के साथ भाग लिया और कई आकर्षक करतब प्रस्तुत किए। समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से रांची के लोग एकजुट होते हैं और ये हमारे सनातनी धर्म की श्रेष्ठता और महत्ता को प्रदर्शित करता है। साथ ही आयोजन में महिलाओं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी से ये स्पष्ट होता है कि धर्म और संस्कृति का संदेश सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। देखिए, चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पे रामनवमी के समय ये दूसरे मंगलवार को पताका लगाते हैं। आज भी उसका विधिवत लगाया जा रहा है। अभी आने वाले समय में देखेंगे रामनवमी के दिन यहाँ चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा भव्य मंच लगाया जाता है और भव्य रामनवमी की झांकियां भी प्रस्तुत की जाती है। और लोगों जो रामनवमी में जितने भी श्रद्धालु शहर से आते हैं और तपोवन मंदिर की ओर जाते हैं, उनकी सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। उनके खाने पीने की आइसक्रीम, बिस्किट, बच्चों के लिए टॉफी, पानी की व्यवस्था, जूस की व्यवस्था हम लोग लगातार बनाए रखते हैं। और समाज के जितने भी यहाँ पे अखाड़े धारी जाते हैं उनका सम्मान भी करते हैं और उन्हें फूलों की वर्षा भी करते हैं।
इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विधेयक 2025 और झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति शामिल है। बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें झारखंड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विधेयक 2025 की स्वीकृति शामिल है, जिसके तहत राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को विशेष छूट दी जाएगी। इसके अलावा झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। बैठक में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया, जिससे योजना को और प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बाल पहाड़ी सिंचाई योजनांतर्गत बाल पहाड़ी डैम में बराज निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। इसमें झारखंड सचिवालय सेवा में प्रोन्नति के तहत सहायक से प्रशाखा पदाधिकारी पत्र में प्रोन्नति में बदलाव की स्वीकृति दी गई। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर 6 कर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय और 2025-26 के बजट प्राक्कलन को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त हुई। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के तहत राज्य के स्कूलों में 3451 विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के लिए त्रिपक्षीय समझौते की स्वीकृति दी गई। राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति। इसके तहत जो विभागीय संकल्प 1406/17/2024 में कंडिका 3/7 में प्रावधान है कि आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं। ये कंडिका था। इसे संशोधित करते हुए जो लाभ दिसंबर 2024 तक के लिए अवधि था, उसे संशोधित करते हुए माह मार्च 2025 तक योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, आवेदिका का यदि आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता ना भी हो। लेकिन मार्च 2025 के पश्चात लाभुकों को केवल आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता के माध्यम से ही आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 16 जल संसाधन विभाग से निर्माण कार्य श्रेणी में दिनांक 18/7/2022 से प्रभावी जीएसटी दर 12% के स्थान पर 18% की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान अंतरराशि देयता के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 2 कार्मिक विभाग से झारखंड सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को एक वार्य सुविधा के रूप में शिथिल करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में कुल 6 कर्मियों की सेवा संपुष्टि नियमितीकरण करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग से झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर सहमति। प्रस्ताव संख्या 6 वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के निमित्त राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 2399 पद एवं स्नातक स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद कुल 3451 पद करनांकित करने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 8 विधि विभाग से, ये भी घटनोत्तर स्वीकृति का विषय है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक सहमति के आलोक में राज्य सरकार की ओर से प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी द्वारा द्वितीय पक्षकार के रूप में हस्ताक्षरित किए गए त्रिपक्षीय इकरारनामा पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। वहीं हजारीबाग के झंडा चौक पर मंगला जुलूस के दौरान मंगलवार को हुई घटना के विरोध में बुधवार को झारखंड विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। विपक्ष ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। पत्थरबाजों को यहाँ से खदेड़ना होगा। नहीं चलेगा। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस घटना पर प्रशासन से कार्रवाई करने की बात कही और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी चाहे जो भी हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटनाक्रम विधानसभा में काफी गर्मागर्मी का कारण बना, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राय रखी। पीछे सरकार की ये जो पुष्टिकरण नीति है उसके कारण से हो रहा है, और इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार से अब तो इतनी सारे टेक्नोलॉजी है सरकार के उपलब्ध है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए। साथ ही जगह जगह पर घरों के छत पर भी कुछ कैमरा मैन को लगा देनी चाहिए, और कोई भी व्यक्ति अगर कहीं हुड़दंग करता है, पत्थर चलाता है, फिर उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पथराव तो जिहादियों ने ही किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है ना पथराव। समस्या है उनको। सनातनियों का कोई भी धार्मिक कार्य में वे पथराव करना अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं, यही दिक्कत है। अरे भाई, अभी रमजान का पाक महीना चल रहा बोलते हैं, आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाता है? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार जिहादियों के समर्थन वाली सरकार है, जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, इसलिए इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। सनातनियों को एकजुट होना होगा। सही नहीं है, अतः प्रशासन को विधि व्यवस्था को दुरुस्त होने की आवश्यकता है। मैं पुनः कहूँगा सरकार को आने वाले दिनों में कई ऐसे त्यौहार हैं जो विभिन्न समुदायों के हैं, तो मेरा सरकार को यही संदेश होगा आपके माध्यम से कि पुलिस प्रशासन की निगरानी को दुरुस्त की जाए, चौकन्नी की जाए, और जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में नकारात्मक उद्देश्य के साथ किसी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। अगर आप कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर आने प्रत्येक भारत की भूमि त्योहारों का देश है, प्रत्येक 6 महीने में नहीं प्रत्येक महीने में यहाँ त्यौहार होता है। तो इसीलिए अगर आज इन मामलों को संज्ञान में लेकर सरकार अगर अपने आप को चौकन्नी नहीं रखती है तो आने वाला दिन बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हजारीबाग की घटना को जिन्होंने भी अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई हो, सरकार से ये मांग करता हूँ। हजारीबाग मैं भी उस वक्त जागा हुआ था, 12-1 बजे तक बात किया। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम सबको बोलेंगे कि दोनों पार्टी से उठाइए, अपने मेन आदमी को उठाइए, सब कुछ होइए। हर साल हजारीबाग में ऐसा
धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं। और अभी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो कैसे जो त्योहार का माहौल है उसको ख़राब किया जाए, उसका प्रयास है। अगर कोई मामला आया है तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से आगामी पर्व त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि ईद, रामनवमी और सरहुल जैसे पर्व आ रहे हैं, सभी त्योहारों को लोग अच्छे से मनाएं। जिस तरीके से हम मनाते आ रहे हैं उसी तरीके से खुश रहे और आनंद ले। सीएम ने कहा कि सभी पर्व त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए, कानून व्यवस्था बेहतर रहे, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि हंगामा करने वाले और शांति फैलाने वालों पर नजर रखी जाए ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। हम लोग तो उस त्योहार में शरीक होते हैं, जिसमें अपील का कहाँ बात है। शरीक होइए, आनंद लीजिए, खुश रहिए और खुशहाली बांटिए। पिछले 4 दिनों से लापता सरायकेला जिला के कपाली ताजनगर निवासी शेख अफरोज का शव बुधवार को पुलिस ने डेमना लेक से बरामद किया। शेख अफरोज 22 मार्च को अपने घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटा। पुलिस ने 2 दिनों पूर्व ही अफरोज की बाइक, मोबाइल और टी-शर्ट डेमना लेक के पास से बरामद की थी। इसके बाद परिजनों ने बुडाम थाना में शेख अफरोज के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक पेशे से एसी मैकेनिक था। इस संबंध में अफरोज के परिजन शेख मुमताज ने बताया कि लापता होने के बाद से वे लोग रोजाना डेमना लेक पर अफरोज को ढूंढने के लिए जाते थे। बुधवार को भी जब वो लेक के पास पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग शव को देख रहे हैं। इसके बाद शव को बाहर निकाला गया और शिनाख्त के बाद बुडाम थाना को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को जब्त किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरू से वो शनिवार को दिन वो नॉर्मल काम करने के लिए, एसी का काम करने के लिए निकला था। ठीक है सर, तो 10 बजे निकले, रात 8 बजे तक वो आ जाते थे। फिर 10 बज गया तब हम लोग खोजे सर, अभी तक आया नहीं। मेरा भतीजा फ़ोन किया, मेरा भैया भी फ़ोन किए से बाबू आए, अभी तक आया नहीं। तो हम लोग रात को इधर उधर घूमने खोजने सब चल गया। संडे का दिन हम लोग फ़ोन करते रहे। फिर शनिवार को भी फ़ोन किए, संडे का दिन भी हम लोग फ़ोन करते रहे। फिर 1-1:30 बजे वो लोग रिसीव किया थाने वाले लोग, बोला आप लोग आ जाइए, मोबाइल और गाड़ी या टी-शर्ट मिले हुआ है, पहचान लीजिए से आपका मोबाइल गाड़ी है कि नहीं। तो फिर हम लोग आए तो उस टाइम देखिए मोबाइल हम लोग का है, गाड़ी भी हम लोग का है, टी-शर्ट भी मेरा भतीजा का है। घर पे कुछ लड़ाई झगड़ा? नहीं, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा का नहीं है सर। जैसे काम करने के लिए निकलते तो वैसे काम करने के लिए निकले हुए। सुबह में कैसे पता चला? सुबह में मतलब हम लोग रोज़ मतलब उस दिन से संडे से जब मिल गए तब तसल्ली हो गया जैसे सारे गाड़ी है तो यही कुछ होगा। तो हम लोग रोज़ आना जाना 24 घंटा में रहते हैं। खाली रात में हम लोग 10-11 बजे हम लोग चल जाते हैं, इधर उधर के आते रहते हैं। तो फिर मतलब हम लोग का आज बड़ा भाई यार मझला वाला भाई आए थे, तो फिर देखे मतलब कोई फ़ोटो वोटो ले रहे थे, तो सोच रहे थे हम लोग तो उम्मीद हो गई हम लोग का ही चीज़ खोया हुआ है। तो फिर हम लोग आए तो बोल रहा नहीं है, फिर हम लोग को फ़ोन किया, फिर हम लोग आए। और सरायकेला थाना में बुधवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें रामनवमी, ईद एवं सरहुल को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी यशमिता सिंह, अंचलाधिकारी भोलानाथ महतो, सभी अखाड़ा समिति के सदस्य उपस्थित थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया ने अखाड़ा समिति के सदस्यों को जल्द ही अपना रूट चार्ट क्लियर करते हुए थाना में जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जुलूस प्रदर्शन के लिए सभी समिति को अलग अलग समय निर्धारित किए जाएंगी ताकि किसी प्रकार की टकराव का स्थिति न हो। उन्होंने कहा कि जुलूस के दौरान अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए नगर के मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं तथा जुलूस के समय ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। बैठक में उन्होंने सभी समिति सदस्यों से आग्रह किया कि अपना वॉलंटियर साथ में रखें ताकि आवागमन के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन जैसे सभी वक्ताओं ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से होते आया है। और जैसे पिछले वर्ष देखा गया था पिटावार वगैरह में जो है बिजली के तार के करंट से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, तो संबंधित विभागों को भी हम लोगों ने सारा चीज़ बता दिया है। उस दिन बिजली विभाग के भी लोग जो है तय समय पर बिजली की आपूर्ति काट दी जाएगी।
इसके अलावा रोड पे जो CCTV कैमरा वगैरह लगवाने की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब पे हमारी निगरानी रहेगी। इधर बिहार के पूर्णिया, बेगूसराय और बांका जिलों से आई एक टीम ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित कलिकापुर गांव का दौरा किया। इस टीम ने पोटका के पोग्रो साई में बदलाव मंच के साथ बैठक की और गरिमा केंद्र के माध्यम से महिलाओं को मिल रहे निःशुल्क न्याय व्यवस्था का अध्ययन किया। बैठक में बिहार से आई टीम ने बदलाव दीदी के गठन की प्रक्रिया, उसमें आई समस्याओं और उसके समाधान के बारे में जाना। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि गरिमा केंद्र के माध्यम से महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह जैसे मामलों में किस तरह से न्याय मिल रहा है। इस व्यवस्था के तहत महिलाओं को आश्रय, भोजन, यातायात, इलाज और कानूनी सलाह मिलती है। टीम ने पोटका में प्रखंड स्तर पर कार्य कर रही एडवाइजरी कमेटी की भूमिका को भी जाना और ये समझा कि कैसे इस व्यवस्था को बिहार के अन्य जिलों में लागू किया जा सकता है ताकि वहां की महिलाओं को भी निःशुल्क न्याय मिल सके। तो बिहार के लगभग 5 जिलों से हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो बिहार SRLM है, जिसको जीविका भी बोला जाता है, उसके सारे लोग प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हैं, प्रधान के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हैं। और झारखंड में किस तरह बदलाव मंच का गठन हुआ, किस तरह वो शुरुआत कर रहे हैं और दीदी लोग के जो मुद्दे हैं, जो ग्राउंड से रिलेटेड है, जो वायलेंस के मुद्दे हैं, जो सरकारी योजनाओं से जुड़ाव के मुद्दे हैं, उसको कैसे करके बदलाव मंच में उसकी चर्चा हो रही है और किस तरह डिफरेंट प्रतिनिधि भी उसको ज्वाइन कर रहे हैं। उसको थोड़ा सीखने के लिए आए, समझने के लिए आए, ताकि इसी तरीके का बिहार में भी हम लोग गठन कर पाए और बिहार में भी इसको आगे बढ़ा सके और इससे सीख सके। तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा, सारे लोगों ने बहुत अच्छे से बताया और मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से हम लोग बिहार में भी बदलाव मंच का कंसेप्ट जो झारखंड ने इतना अच्छे से किया है उसको हम लोग लेके जा सकते हैं। वो असल में हम लोग का गरिमा केंद्र में क्या हम लोग काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसका संचालन किस तरह से होता है वो देखने के लिए आए हैं। तो अभी जैसे वहाँ पे बदलाव मंच का बैठक हो रहा है, हम लोग का गरिमा केंद्र का जो है ये बदलाव मंच से ही शुरू होता है, क्योंकि हम लोग का जो केस आता है वो बदलाव मंच से आता है। तो सबसे पहले हम लोग उन लोग को बदलाव मंच का किस तरह से बैठक किया जाता है, किस तरह से केस आता है उसका दिखाएं। उसके बाद हम लोग का गरिमा केंद्र में केस का कैसे हम लोग समाधान करते हैं वो भी बताएं। और इसमें जो है हम लोग जो पीड़िता को सहायता करते हैं, जैसे कानूनी सलाह देते हैं, मनोवैज्ञानिक सलाह देते हैं, उसके साथ साथ उसको अगर जैसे डॉक्टर को दिखाने का इलाज मुफ्त में किया जाता है। और हम लोग का जो जनरल फंड का राशि जमा होता है उसमें से भी हम लोग पीड़िता के सहयोग के लिए राशि जमा करते हैं ताकि निःशुल्क भाव से हम लोग पीड़िता का सहयोग कर सकें। बिहार राज्य से आजीविका मिशन के तहत 3 जिलों के दीदी लोग आई है, जिनका नेतृत्व प्रधान की टीम कर रही है। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि बदलाव मंच में और जेंडर रिसोर्स सेंटर में जो चल रहा है, जो अभियान है, उस अभियान के तहत दीदी लोग जो पीड़ित है, जो हिंसा से पीड़ित दीदी लोग हैं, उनका निवारण कैसे किया जा सके, उनको कैसे मदद किया जा सके, उनका ये सारा चीज़ यहाँ पर काम चलता है। तो जीविका से जो दीदी लोग आई है वो यहाँ पर सीखें कि बदलाव मंच में उनका प्राथमिक कार्य क्या रहता है, किस तरह से दीदी लोग अपना गांव का जो केस रहता है उसको कैसे सुझाव देकर और उसका निवारण अगल बगल के जो जितने भी प्रतिनिधि रहते हैं उनके मदद से कैसे लेते हैं, तथा ये सारे जो केसेस हैं वो बदलाव मंच से होकर जेंडर रिसोर्स सेंटर जो प्रखंड में एक होते हैं उनके तहत उनको कैसे मदद किया जा सके, कैसे उनको न्याय दिया जा सके, ये सारा चीज़ का प्रावधान दिया जाता है। जमशेदपुर के गिरीश चनाचूर कंपनी में कार्यरत 32 वर्षीय आसू कार्यकर्ता राजू मंडल की बुधवार को अचानक तबियत खराब हो जाने से मृत्यु हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर आसू कार्यकर्ताओं ने गोलमोरे स्थित कंपनी में तालाबंदी कर दी और विरोध जताया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और थाना में त्रिपक्षीय वार्ता कर मामले को सुलझाया।
साक्षी गुरुद्वारा बस्ती निवासी राजू मंडल विगत 12 वर्षों से गिरीश चनाचूर कंपनी में कारीगर के रूप में कार्यरत थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही आसू नेताओं ने कंपनी प्रबंधन से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी अधिकारियों ने वार्ता से इंकार कर दिया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कंपनी में तालाबंदी कर दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर त्रिपक्षीय वार्ता के लिए राजी किया। थाना में हुई इस वार्ता में कंपनी ने मृतक के परिवार को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कंपनी ने मृतक की पत्नी शांति देवी को 16,000 रुपए मासिक पगार देने, दोनों बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई का खर्चा उठाने और क्रियाकर्म के लिए 1 लाख रुपए नगद राशि शांति देवी के बैंक खाते में जमा करने पर सहमति जताई। आसू जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि राजू मंडल हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे और आसू पार्टी मृतक के परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी है। गिरीश चनाचूर कंपनी द्वारा की गई सभी शर्तें मान ली गई हैं, लेकिन अगर भविष्य में परिवार के साथ कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आसू पार्टी फिर से आंदोलन करेगी। वहीं थाना प्रभारी राजन सिंह ने भी इस मामले में जानकारी दी। हावड़ा ब्रिज के पास स्थित गिरीश चनाचूर की फैक्ट्री में एक उनके कर्मचारी का तबीयत खराब हो गया था, जिनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। गोलमोरी थाना में बैठ के थाना प्रभारी और हम सभी के बीच में एक सुलह हुआ कि उस परिवार को, चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों, जब तक वो बच्चे +2 तक की पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते हैं, कंपनी उनको खर्च वहन करेगी। साथ ही साथ उनकी पत्नी को उचित सम्मान के साथ अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगे और तत्काल से अभी 1 लाख रुपया इनको क्रियाक्रम के लिए दिया जा रहा है और उनके बच्चों को +2 तक की जो पढ़ाई होगी या उनकी पत्नी का जो नौकरी में बढ़ोतरी होगा पैसा का, वो भी कंपनी ही वहन करेगी। चनाचूर करके यहाँ फैक्ट्री है जो जमशेदपुर में काफ़ी नामी फैक्ट्री है, उसी के एक स्टाफ था राजू मंडल। उसको कल तबीयत खराब हो गया था। तबीयत खराब होने के बाद इलाज के लिए 1-2 डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ के बाद टीएमएच ले जाया गया। टीएमएच में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी में आज उसके परिवार के लोग आए थे और समाज से भी बीजेपी से है ना, आसू के जिला अध्यक्ष और चिंटू सिंह वगैरह सब लोग आए थे और बड़ी अच्छे माहौल पे ये लोग पहले चले गए थे। वहाँ उसकी फैक्ट्री है आपको नेहरू कॉलोनी में, रिफ्यूजी कॉलोनी के पास। तो वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी लोग जुट गए थे, तो फैक्ट्री को शायद लोगों ने बंद कराया और मुझे सूचना दी। मैं दोनों पक्ष को बुलाया थाना पे और यहाँ आने के बाद मृतक के परिवार और सामाजिक लोग और प्लस और भी कुछ 1-2 मीडिया कर्मी भी थे और सबके बीच में बातचीत हुई, जिसमें मैंने बिना दबाव के और मैंने चूँकि इनका भी अच्छा कोऑपरेशन रहा गिरीश जी का, कि उन्होंने जो एक बेटा एक बेटी है दोनों को +2 तक पढ़ाने की जिम्मेवारी लिए, प्लस पत्नी को अपने यहाँ उसके वर्क के अनुसार काम में रखने के लिए एग्री हुए। उसकी भी एक कागज़ बन जा रही है जिसमें उन्होंने 15,000 रुपये उसको सैलरी देने के लिए बोले और उसके बाद फिर जो इसका नियम है और उसमें इंक्रीमेंट वगैरह होगा। और वर्तमान में मेरे समाज के सब लोग थे यहाँ पे और उन लोगों की रिक्वेस्ट, मेरे अनुरोध पे वो लोग 1 लाख रुपया क्रियाक्रम के लिए भी दिए। तो बड़े अच्छे माहौल पे ये समझौता हो गया। और सरायकेला जिले के कपाली में बुधवार को पति पत्नी के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पति से नाराज होकर मायके में रह रही महिला सलमा से मिलने पहुंचे पति मोहम्मद चांद और मायके पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। इस झगड़े में महिला के पिता और पति घायल हो गए। दोनों पक्षों ने पुलिस में लिखित शिकायत दी है। जानकारी के अनुसार कपाली ओपी क्षेत्र के डैमडोबी निवासी सलमा का विवाह इस्लाम नगर के मोहम्मद चांद से 2 साल पहले हुआ था। उनकी 14 माह की बेटी है। शादी के बाद से दोनों के बीच विवाद होते रहते थे, जिसके कारण सलमा 4 दिन पहले अपने मायके चली आई थी। बुधवार को मोहम्मद चांद अपनी बेटी से मिलने ससुराल आया और बच्ची को अपने साथ ले जाने लगा।
सलमा ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई। शोरगुल सुनकर सलमा के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस घटना में मोहम्मद चांद और सलमा के पिता मोहम्मद सिद्दीकी दोनों को सिर में चोटें आईं। दोनों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मोहम्मद चांद का कहना है कि वह अपनी बेटी से मिलने आया था, लेकिन ससुराल वालों ने मिलकर उसे लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे वह घायल हो गया। वहीं सलमा ने आरोप लगाया कि उसका पति अक्सर उससे लड़ाई झगड़ा करता था, जिसके कारण वह मायके आ गई थी। सलमा ने बताया कि जब उसका पति बच्ची को जबरन ले जाने लगा तो उनके पिता ने विरोध किया। इस पर चांद ने उन पर ईंट से हमला कर दिया और फंसाने के लिए खुद का सिर फोड़ लिया। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। हम गए थे अपना बेटी के पास से, 4 दिन से मेरा घर जो है ना दर बदर करके चल गई है, मेरे को घर से दूर कर दिया। और आज उसका माँ बाप जो है ना सलाह देने नहीं आता है अब बेटी को अपना घर से लेके चल जाता है। कल सामान तक का लेके चल गया। हम जिस हाल में सोते हैं ना भाई, हम 4 दिन से ना कुछ खाए नहीं है, 5 बार लड़ाई हो चुका है। और 5 बार इसका घर वाला आता है और बोलता है कि हमको 80,000 रुपये चाहिए, जो डिमांड हम दिए है, और लड़की नहीं रहेगी, लड़की का हम शादी करा देंगे, हम तेरा साथ नहीं रखेंगे। हम क्या गलत करते हैं? हम शौहर है भाई, मेरा कायदे कानून में थोड़ा लड़की को चलना होगा। आज यही हुआ कि हम अपना बेटी के लिए कॉल किए थे कि मेरे को मेरा बच्चा से 10 मिनट के लिए मेरे को मिलना है। तो इन लोग बोला कि नहीं मिलने देंगे। हम बोले कैसे नहीं मिलने देंगे, आप घर रहिए, हम घर आके बात करते हैं। तो हम बोले मना करने वाला होता कौन है? हम अपना औलाद से मिलने गए थे भाई। दुश्मनी इसका बाप से है, इसका बेटी से है, इसका माँ से है। मेरा औलाद से कोई दुश्मनी है भाई? कोई दुश्मनी नहीं। को मारा मेरा ससुर, हाथ पहले वही उठाया भाई। हम अपना बेटी को जब गोदी लिए ना तो वो हाथ उठाने के लिए खड़ा हो गया, तब हाथा भाई हुआ। और बस्ती का लड़का लोग भी आके मेरे को मारा है और मेरा सास भी मेरे को मारी है। हम आज वो मेरा घर आए, बोले कि हमको बच्चा से मिलना है, हमको तुमसे बात करना है। हम बोले मत आइए घर, मेरे घर में कोई भी नहीं था। तो घर एकदम जबरदस्ती घुस गया और बच्चा हमसे ले लिया। हमको भी थप्पड़ मारे और उसके बाद फिर लेके जा रहे थे बच्चा को, भाग लेते ले। और मेरे पापा लोग छीनने के लिए गए, ईंटा उठाए मारने के लिए, फिर दौड़ के लेके फॉरेस्ट भाग गए। फिर मेरे पापा पीछे गए तो वो ईंटा चला के मेरे पापा को ही मार। महत्वाकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की टीम सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र में दौरे पर है। बुधवार को भ्रमण कार्यक्रम के दूसरे दिन टीम ने आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर का निरीक्षण किया। जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अगुवाई में नीति आयोग की टीम ऑटो क्लस्टर पहुंची, जहां टीम ने स्थानीय इंडस्ट्री, तकनीकी संस्थान और जिला प्रशासन के साथ किए गए MOU के तहत संचालित तकनीकी कोर्स की जानकारी हासिल की। उपायुक्त ने बताया कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में सरायकेला जिला प्रशासन ने स्थानीय उद्योग अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज और ऑटो क्लस्टर के साथ MOU किया है। उन्होंने कहा कि इस MOU का उद्देश्य ये है कि छात्रों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता मिल सके, ताकि वे अपनी निपुणता का लाभ सीधे अपने क्षेत्र में ले सकें। से ज़िला प्रशासन के द्वारा स्थानीय इंडस्ट्रीज़ और साथ ही साथ जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों या फिर पॉलिटेक्निक ITIs हों, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और उनके स्किल रिक्वायरमेंट और इंडस्ट्रीज़ की जॉब रिक्वायरमेंट को मैच करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज हम लोग ऑटो क्लस्टर में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं उनको विजिट करने आए हैं। रिसेंटली हम लोगों ने इसी दिशा में कार्य करते हुए अल कबीर पॉलिटेक्निक के साथ एक MOU भी ऑटो क्लस्टर का करवाया था। और साथ ही साथ जो हमारे CLV मेगा स्किल सेंटर हैं, वहाँ पर भी जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, वो ट्रेनिंग्स भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको अलाइन करें जो लोकल इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट हैं। उससे ये सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि स्थानीय जो युवक हैं और विद्यार्थी हैं उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले और जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन की कंप्लेंट्स आती हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सके। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते हैं इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।